वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 22 दिसंबर 2021 और 22 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताया था प्रिंस यादव। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखें। और यहाँ पर यह ध्यान है कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जितने लोग लगे हुए हैं इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी प्रकार के बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लगभग आपको 950 प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें कि इसका समग्र विश्लेषण होगा सभी प्रश्नों का। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध कराया जाता है जो कि हिंदी भाषा में है। और साथ साथ आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की ये आप यहाँ पर जान पाएंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है वो सभी यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान रखिए जो लोग 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऐप पर जाके देखिए वहां पर एक कोर्स क्रिएट किया गया अभी से ही। जो लोग तैयारी में लगना चाहते हैं उस कोर्स पे वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू आपको वो सारा चीज पता चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते आज के पहले प्रश्न पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शहर बन गया है। इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजगीर शहर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इस प्रश्न से रिलेटेड हमने और भी कई सारे पॉइंट को ऐड किया है उससे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आपको बता दूं कि राजगीर देश में पहली आयुध निर्माणी है या फिर आयुध निर्माणी शहर है जहां पर 155 बाई मॉडुलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होता है। आप यहां पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बाई मॉडुलर क्या होता है। हमने यहाँ पे उसी बारे में लिखा है कि बाई मॉडुलर चार्ज सिस्टम तोप की गन में लगाने वाला एक सिस्टम होता है और तोप से गोले की फायरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या फिर इसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि आप इसे समझ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम राजगीर की चर्चा करें तो राजगीर के बारे में हमने कुछ पॉइंट को लिखा कि राजगीर शहर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है और हाल ही में राजगीर में बिहार के पहले तथा भारत के दूसरे ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया था। और साथ ही साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि राजगीर और बोधगया को हाल ही में हरित शहर बनाने की घोषणा की गई थी। बिहार के 2 हरित शहर में शामिल होंगे राजगीर और बोधगया। ऐसी घोषणा भी हाल ही के दिनों में हुई थी। ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये 2021 संस्करण का अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है बिहार राज्य के बिहार म्यूजियम को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के बिहार म्यूजियम पटना को बेहतर डिजाइनिंग के लिए अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखिए। अगले पॉइंट में हमने लिखा कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत गृह परिषद ने ऊर्जा संरक्षण के मामले में बिहार म्यूजियम को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है। यहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार संग्रहालय पटना में निर्मित एक आधुनिक कला संग्रहालय है और यह अगस्त 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था। ये ध्यान रखिए। आप यहाँ पर इसको इमेज में भी देख सकते हैं। ये पटना उच्च न्यायालय जो है उसके आसपास का ही क्षेत्र में। पटना उच्च न्यायालय से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चिड़ियाघर की तरफ तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कैंपस है इसका और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पटना उच्च न्यायालय की तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये 1916 में हुई थी। हालांकि यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है बिहार के पटना में जो ये म्यूजियम स्थापित है इस म्यूजियम का ही नाम है बिहार म्यूजियम या फिर बिहार संग्रहालय। ये ध्यान रखिए। अब हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पर है। ये डाटा अभी हाल ही में जारी किया गया और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रैंकिंग वाले जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो तीसरा का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार इस मामले में 25वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बिहार में अपराध के मामले में कमी आई है। अब यहाँ पर देखिए ये कमी कैसे आई है, तो वर्ष 2020 में राज्य की अपराध दर का आंकड़ा 487.9 था और जो घट करके अब हो गई है 211.5 यानी कि 211.5 हो गई है। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके अलावा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हत्या के मामले में बिहार 8वें स्थान पर है, डकैती के मामले में 11वें स्थान पर और वहीं पर लूट के मामले में 13वें तथा अपहरण के मामले में 12वें स्थान पर है। ये सारे जो डाटा भी जारी किया गया, ये जारी किया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। और इस मामले में अगर हम बात करें तो अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कमेंट में कि सर वीडियो आप बहुत लंबा बनाते हैं, इसे शॉर्ट बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर मैं शॉर्ट बनाने लगूँ, देखिए पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, मैं इतना फास्ट बोलता हूँ फिर भी वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का बनता है। अब सोचिए मैं कितना इसको फास्ट बोलूँ, मेरा भी गला दुखने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, चीज़ें अगर आपको बेहतर चाहिए तो यहाँ पर आपको इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स आप यहाँ पर डेली बेसिस पे देखते हैं तो आपको आधा घंटा इसके लिए निकालना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को आप छोटा मत समझिए कि 10 मिनट में हम पढ़ के निकल जाएंगे। अगर आप वन लाइनर बोलेंगे तो वन लाइनर तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ने से आपको फायदा नहीं है। वन लाइनर करंट अफेयर्स कब पढ़ा जाता है उसके बारे में भी सुन लीजिए। जब एग्जाम आपका नजदीक होता, क्विक रिवीजन के तौर पर आप उसे पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपके पास समय पर्याप्त है, आप यहाँ पर 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं या फिर 67वीं के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह से आपको डिटेल में पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए समय के लिए आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 24 घंटे में आधा घंटा कभी भी समय निकालकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए आप लोग दोबारा कमेंट मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं यहाँ देख रहे हैं आप कितना स्पीड बोलता हूँ, फिर भी देखिए आप लोग कमेंट करते हैं सर और फास्ट कीजिए, मतलब वीडियो को शॉर्ट कीजिए। तो ये संभव नहीं है, कम से कम 20 मिनट का वीडियो बनेगा ही बनेगा। ये इसे मतलब कर सकते हैं छोटा करना, ये मेरे बस में नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर भिखारी ठाकुर की अभी हाल ही में 134वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ था और हाल ही में भिखारी ठाकुर की 18 दिसंबर को उनकी 134वीं जयंती मनाई गई है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं, यही है भिखारी ठाकुर। हमने भिखारी ठाकुर के बारे में लिखा कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी तथा भजन कीर्तन से संबंधित थे और वे अपनी भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना एवं अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। और हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है वे एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। यहां से आप ध्यान रखें भोजपुरी का शेक्सपियर कहकर किन्हें संबोधित किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना भिखारी ठाकुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैंने एक चीज को ऐड नहीं किया कि भिखारी ठाकुर किस जिले के रहने वाले थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा भिखारी ठाकुर किस जिले के रहने वाले थे। अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ये उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है और ये जो मंदिर है श्री रमना काली मंदिर, ये बांग्लादेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में बांग्लादेश की ऐतिहासिक यात्रा पर गए हैं और ये 3 दिवसीय यात्रा थी, जो कि जानकारी मैंने आपको दिया था। आई होप कि आपको ये याद होगा। और वहां उनके द्वारा ढाका में ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया। जो बांग्लादेश की राजधानी ये है ढाका और ढाका में ही ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन हुआ। अब यहाँ से आपके प्रश्न क्यों पूछे जाएंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आप इस पॉइंट को पढ़ के समझ सकते हैं। ये पॉइंट यह है कि वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने जीर्णोद्धार किए गए काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। और साथ साथ 1971 के भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर में आग लगा दी थी। ये ध्यान रखें 1971 में जो सेना के द्वारा यानी कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा इस मंदिर में जो आग लगाया गया था, इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। और इसमें तमाम लोग मारे गए थे, मंदिर में जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोग मारे गए थे। और इस वर्ष यानी कि 2021 में इस वर्ष बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा मुद्रा टका है। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था और वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए थे और इसी का जीर्णोद्धार कार्य अभी किया गया। और इसके बाद अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना किया गया और इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में तमिल थाई वजथु को किस राज्य का राजकीय गीत घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने
तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजथु को राजकीय गीत घोषित किया है। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा यह निर्णय मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट यानी कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तमिल थाई वजथु केवल एक प्रार्थना गीत है, यह राष्ट्रगान नहीं है। तो इसको ध्यान देते हुए हाल ही में जो मतलब कह सकते हैं कि घोषणा हुआ है, राजकीय गीत घोषित किया गया तमिल थाई वजथु को, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा मतलब कह सकते हैं अभी हाल ही में इसे घोषित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में हमने कुछ पॉइंट को ऐड किया कि हाल ही में तमिलनाडु के कलमकारी, वुड नक्काशी तथा करोपकारी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और जीआई टैग की बात है तो जीआई टैग के बारे में जो 2021 का जीआई टैग है, इससे संबंधित एक वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किया था। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टॉपिक स्टडी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना, आप वहां पर जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और साथ साथ ये सारे वीडियो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू वहां पर जाकर के टॉपिक स्टडी में एकदम से निःशुल्क देख सकते हैं, और उसका पीडीएफ फाइल भी आपके लिए निःशुल्क है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा डेनमार्क के साथ पाक की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए समझौता किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु सरकार द्वारा डेनमार्क के साथ अभी हाल ही में ये समझौता किया गया जो कि पाक की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने से संबंधित है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि देश का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये सारे पॉइंट यहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि जितने भी आप यहाँ पर मटेरियल को देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि ये सारे आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप लोग वहाँ पर हमारी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर जितने भी पोस्ट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जो भी फैक्ट वहाँ पर शेयर होते हैं, आप लोग उसका भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो आप लोग हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बुक्सा टाइगर रिजर्व में 23 वर्षों के बाद पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दे दूं कि बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुर द्वार उपमंडल में स्थित है। आपको ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में यहाँ पर 23 वर्षों के बाद पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व को 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, और इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। और साथ साथ यहाँ पे बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि यानी कि रामसर साइट है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में नई आईपीएल टीम लखनऊ फ्रेंचाइजी का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? आईपीएल टीम जो लखनऊ फ्रेंचाइजी नई टीम है, इसके बारे में कल भी मैंने आपको एक प्रश्न बताया था। हालांकि यहां पर सबसे पहले जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लखनऊ फ्रेंचाइजी का जो मेंटर नियुक्त किया गया, इसका राइट आंसर है गौतम गंभीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को आईपीएल 2022 से पहले नई लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना। आप इनको यहां पर गौतम गंभीर को इस इमेज में देख सकते हैं। हमने अगले पॉइंट में लिखा है गौतम गंभीर अपनी कप्तानी में केकेआर को 2 आईपीएल खिताब दिला चुके हैं। और साथ साथ हमने ये भी लिखा कि हाल ही में आईपीएल के लखनऊ फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच एंडी फ्लावर को नियुक्त किया गया है। अगर हम एंडी फ्लावर की बात करें तो एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं और ये जिम्बाब्वे से संबंधित है, और ये जिम्बाब्वे के पूर्व विकेट कीपर कप्तान है। हमने यहाँ पर लखनऊ फ्रेंचाइजी के बारे में लिखा कि लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक डॉक्टर संजीव गोयनका है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर बात है आईपीएल की, तो आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2008 में हुई थी, और आईपीएल के इतिहास में जो सर्वाधिक बार जो कह सकते हैं आईपीएल का जो ट्रॉफी अपने नाम किया है, ये किया गया मुंबई इंडियंस के द्वारा। 5 बार इन्होंने अपने इस खिताब को अपने नाम किया है, ये ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न होगा कि हाल ही में भारत के किस शहर में विश्व का पहला सीएनजी स्टेशन तैयार किया जा रहा है या फिर तैयार किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये कह सकते हैं सीएनजी स्टेशन तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि वाराणसी के खिड़किया घाट में गंगा की धारा में विश्व का पहला सीएनजी स्टेशन तैयार किया गया। आप यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये शायद इसी का ये इमेज है जो मुझे इंटरनेट से मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये वाराणसी के खिड़किया घाट में इसका निर्माण किया गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है खिड़किया घाट को अत्याधुनिक मॉडल घाट के रूप में तैयार किया गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा इस इको फ्रेंडली घाट पर पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी नावों से काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने की भी सुविधा शुरू की गई है। और यहाँ पे बात है वाराणसी की, तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था अभी हाल ही में। अब यहाँ पे हमारा अगला है 10वां प्रश्न।
ये प्रश्न, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि गोवा मुक्ति दिवस प्रति वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दरअसल यहाँ पर कुछ स्टोरी है जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। यह पॉइंट है कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था और इसी के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना, ये विजय अभियान की अगर हम बात करें तो इस विजय अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे हैं। इस वर्ष जो मनाया जा रही है इसका 60वीं वर्षगांठ है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा, हालांकि 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें गोवा मुक्ति दिवस की तो प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को, वहीं पर अगर हम बात करें गोवा के स्थापना दिवस की तो प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा की जो राजधानी यह है पणजी, और हाल ही में गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। और साथ साथ भारत का पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला गया और अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% यानी कि 100% घरों में नल के जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। तो ये सारे भी रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग भी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का इस बुक को आप यहाँ पर मार्केट में जाकर के बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको वहाँ पर बुक नहीं मिले तो आप उनसे बुक मंगाने की डिमांड कर सकते हैं और साथ साथ आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको जैसे भी सहूलियत हो आप वैसे परचेज कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको इसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में भी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के अग्नि सीरीज के अत्याधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। और ये परीक्षण कहां पर किया गया है? तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की ओर से विकसित इस शक्तिशाली मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण ओडिशा के बालेश्वर तट पर किया गया। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, उड़ीसा के बालेश्वर तट पर इसका कह सकते हैं सफल परीक्षण किया गया है। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सतह से सतह पर मार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल कई उच्च क्षमताओं से लैस है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। हमने यहाँ पर इसकी क्षमता पर लिखा है कि यह 1 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार कर सकती है और साथ साथ इसके साथ ही यह परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में भी सक्षम है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया है। इस प्रश्न की अगर हम बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जस्टिस जीटी नानावती इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तभी आप समझ पाएंगे। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमने यहाँ पे लिखा कि 2002 के गुजरात दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जीटी नानावती का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसी वजह से यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इन्होंने गुजरात दंगों और साथ साथ सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाले मतलब कह सकते हैं एक जज के तौर पर, न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने मतलब भूमिका निभाई थी। तो इन्हीं का भी हाल में निधन हुआ 86 वर्ष की आयु में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में इनके कार्यकाल पर लिखा कि ये 1995 से 2000 तक वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे और साथ साथ गुजरात दंगे मामलों की जांच के दौरान जस्टिस नानावती काफी चर्चित रहे थे। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल में किस राज्य में राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म पार्क तैयार किया जा रहा है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये अभी हाल में मध्य प्रदेश में तैयार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले धार के बाग कस्बे में राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म पार्क तैयार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डायनासोर की अगर हम बात करें तो ये एक विलुप्त प्रजाति है, ये आप मतलब कह सकते हैं पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में डायनासोर जीवाश्म पार्क तैयार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जितने लोग भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, जो 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे थे, अभी से ये हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर मेंबरशिप लेकर के यहाँ पर तमाम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।